हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। आइए अपनी लीगल करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। एंड आज का पहला जजमेंट है लीलावती देवी वर्सेस डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। इस केस को समझने से पहले ना कुछ फैक्ट्स हैं इस केस के जो मैं आपको बताऊंगा इजीली, फिर आप जजमेंट समझ सकते हैं। हुआ क्या कि एक ए नाम का बंदा था, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। इसमें क्या हुआ, एक ए नाम का बंदा था, वो गया बैंक में और बैंक में जाके ना उसने कुछ पैसे डिपॉजिट कराए। अब बैंक में होता क्या है, जब आप डिपॉजिट कराते हैं उसके बाद आपको एक रिसिप्ट मिलती है। तो यहाँ पे भी यही हुआ, जब ए ने बैंक में जाके कुछ पैसे डिपॉजिट कराए तो बैंक वालों ने उसको रिसिप्ट दी। ठीक, बाद में जब ए गया बैंक में वापस, किस पर्पस के लिए, पैसे को विड्रॉ करने, निकालने बैंक से, तो बैंक ने बोल दिया आपके अकाउंट में जो आप कह रहे हैं कि मैंने लास्ट टाइम इतने पैसे डिपॉजिट कराए थे, ये आपके अकाउंट में है ही नहीं, यानी कि आपने पैसे डिपॉजिट कराए ही नहीं। इसने क्या करा, ए ने अपनी रिसिप्ट दिखाई कि ये रिसिप्ट मुझे आपने दी थी। बैंक ने मना कर दिया कि नहीं, ये बैंक की रिसिप्ट नहीं है, आपने फ्रॉड किया होगा या आपके पास ये पुराने टाइम की होगी, ये हमने नहीं दी है जब आप लास्ट टाइम आए होंगे, जैसा आप बोल रहे हैं कि आपने पेमेंट करी है। इसने बैंक मैनेजर से बात करी, बैंक मैनेजर ने भी मना कर दिया। फिर जब मैटर ज़्यादा हुआ तो इंटरनल कमेटी बैठी बैंक की, उन्होंने इस मैटर को देखा। ठीक, इंटरनल कमेटी को पता था कि हाँ बाकी उसने पैसे दिए, बट उन्होंने भी क्या करा, उन्होंने भी मना कर दिया कि नहीं आपने कोई पैसे नहीं दिए, जो आपका ट्रांजैक्शन दिखा रहा है लास्ट टाइम का वो जीरो दिखा रहा है, यानी कि आपने जो डिपॉजिट कराए हैं जीरो अमाउंट डिपॉजिट कराए हैं। अब ए भाई साहब चले गए कहाँ पर, ये जाएंगे अपने कंज्यूमर फोरम, यानी कंज्यूमर फोरम यानी कंज्यूमर कोर्ट में गए हैं। तो यहाँ पे ना 3 स्टेजेस होती हैं, पहले आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएंगे, उसके बाद आप स्टेट फोरम में जाएंगे, उसके बाद आप नेशनल कमीशन में जाएंगे, एंड लास्ट स्टेज होती है फिर सुप्रीम कोर्ट। कंज्यूमर फोरम के 3 होती है और उसके बाद लास्ट जो आपको रिलीफ चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट देती है। तो ए भाई साहब जब गए डिस्ट्रिक्ट फोरम में तो इन्होंने अपने अपने फैक्ट्स रखे, ऐसे ऐसे हुआ है, कोर्ट बैंक ने मना कर दिया कि नहीं, इन्होंने ये जो रिसिप्ट शो कर रहे हैं ये हमारे बैंक की नहीं है। डिस्ट्रिक्ट फोरम ने बोला कि नहीं, ये जो रिसिप्ट कर रहे हैं ये आप ही की बैंक की है और आप लायबल बनते हैं इनका पैसा रिटर्न करने के लिए। अब क्या हुआ, बैंक वापस गई फिर स्टेट फोरम में, स्टेट फोरम ने भी वही बोला जो डिस्ट्रिक्ट फोरम में बोला था। फिर बैंक दोबारा गए नेशनल कमीशन में, नेशनल कमीशन ने बोला कि नहीं, ये जो ए है ये इस रिसिप्ट को रीजनेबली प्रूव नहीं कर पा रहे हैं कि ये जो रिसिप्ट है ये बैंक की है या नहीं, यानी कि जो लाइबिलिटी है, जो बर्डन ऑफ प्रूफ ए का था कि ये शो करना कि जो रिसिप्ट है ये बैंक की है या नहीं, ये ए प्रूव नहीं कर पा रहे हैं और इस वजह से ये जो ए है इनको वो अमाउंट नहीं मिलेगा। अब क्या हुआ, ए हो गया एग्रीव्ड, अब ए गया फिर सुप्रीम कोर्ट, लास्ट ऑप्शन हमारे पास यही है। अब ए सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये जो आप कर रहे हैं ना अपने कस्टमर के साथ, रिसिप्ट दे रहे हैं और बाद में मना करेंगे, ये बहुत ही गलत है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये जो बैंक की जो ये ड्यूटी होती है, ये जो बैंक का एक्ट होता है, लाइबिलिटी होती है, ये आपकी एक वाइकेरियस लाइबिलिटी है। वाइकेरियस लाइबिलिटी क्या होती है कि एक्ट कर कोई और रहा है बट लाइबिलिटी किसी थर्ड पर्सन की हो रही है। ठीक, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बैंक है, बैंक में बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, कोई भाई कैशियर होता है। ठीक, अगर कैशियर आपको रिसिप्ट दे रहा है तो जो कैशियर का एक्ट है वो वाइकेरियसली लाइबल हो जाएगा। इट मींस पूरा बैंक लाइबल हो गया कैशियर की एक एक्टिविटी से। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि जो बैंक होता है वो वाइकेरियस लाइबल होगा एम्प्लॉयज के काम करने की वजह से, और इस वजह से जो रिसिप्ट ए के पास है कि वो कह रहा है कि ये मुझे बैंक ने दी है, वो रिसिप्ट उसको बैंक ने ही दी है और अब बैंक वाइकेरियस लाइबल है, यानी कि ये जो पेमेंट है वो बैंक को वापस देना पड़ेगा ए को। ठीक, ये केस था। सेकंड केस है ए मदर ऑफ एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये जो केस है ना, ये एक एक्ट है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, इस वाले एक्ट से रिलेटेड है, जो कि आपके यूपी पीसीएस मेंस में भी और आई मीन प्री प्लस मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इस वाले केस में हुआ क्या है पहले जान लेते हैं, जजमेंट क्या बोलता है। द सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट मेडिकल बोर्ड्स मस्ट डिस्क्लोज द फिजिकल एंड मेडिकल हेल्थ स्टेटस ऑफ प्रेग्नेंट इंडिविजुअल regardless of whether the pregnancy is beyond 24 weeks and regardless of any absence of fetal abnormality। देखिए, ये जो
आपका जजमेंट है, या पहले हम इस एक्ट की बात कर लेते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। ये एक्ट क्या बोलता है कि अगर कोई भी लड़की प्रेग्नेंट है और वो चाहती है कि उसका अबॉर्शन होए, तो उसको इस एक्ट के अंदर आकर अपना अबॉर्शन कराना है। ठीक, तो यहाँ पे ना दो कंडीशंस दे रखी है इस एक्ट में। पहला कि अगर आपका जो जेस्टेशन पीरियड है, जेस्टेशन पीरियड होता है कि जिस टाइम से आप प्रेग्नेंट हैं उस टाइम से लेकर आपका अगर ये 20 हफ्ते तक यानी 20 वीक्स पीरियड हुआ है आपकी प्रेगनेंसी को लेकर, और आप चाहते हैं कि आपका एबॉर्शन होए, तो उस कंडीशन में क्या होता है, एक मेडिकल एक्सपर्ट बैठता है और वो क्या टेस्ट करता है, वो टेस्ट करता है आपकी फिजिकल फिटनेस को, आपकी फिजिकल फिटनेस प्लस आपकी मेंटल हेल्थ, एंड लास्ट फीटल नॉर्मेलिटी। ये जो मेडिकल एक्सपर्ट है इसको ये 3 कंडीशंस देखने होते हैं, यानी एग्जामिन करना होता है मेडिकली उस वुमेन का कि अगर वो फिजिकली फिट है, मेंटली हेल्थ मतलब हेल्दी है, और साथ ही साथ जो फीटल है जहाँ पे बच्चा पैदा होता है, जहाँ पे उसकी ग्रोथ होती है, अगर वो भी बिल्कुल नॉर्मल है, और आप जब कह रहे हैं कि आपको खतरा है प्रेगनेंसी के लिए, ठीक, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो मेडिकल एक्सपर्ट है वो अगर ये बोल दिया कि तीनों कंडीशंस बिल्कुल सेफ है, ये प्रेगनेंस बच्चे को डिलीवर कर सकती है, इसमें कोई भी खतरा नहीं है, ना उसकी जान को खतरा है, ना वो फिजिकली अनफिट है, ना मेंटली अनफिट है, सब फिट है वो, तो 20 साल वो 20 वीक्स का जो टाइम पीरियड है वो दिया जाता है। अगर जो आपका मेडिकल एक्सपर्ट है अगर वो बोल दे इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी कि अगर इन केस ये डिलीवरी करती है तो मेंटली अनस्टेबल हो सकती है, फिजिकल अनस्टेबल हो सकती है, तो उस कंडीशन में आपको हम अलाउ कर देते हैं। यानी कि ये एक कंडीशन है 20 वीक्स का टाइम पीरियड, यानी कि विद इन 20 वीक्स आप प्रेगनेंसी के लिए, आप अबॉर्शन के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट कंडीशन क्या है, जो मेडिकल एक्सपर्ट है वो आपका एग्जामिनेशन करेगा, और अगर इन तीनों कंडीशन में उसको लगता है कि आपकी जान को खतरा हो सकता है या बेबी को खतरा हो सकता है, फीटल आपके अंदर ही अंदर फीटल एबनॉर्मलिटी हो सकती है, तो अलाउ कर देगा, और अगर लगता है कि बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो आपको अबॉर्शन के लिए वो मना कर देगा। ठीक, दूसरी कंडीशन होती है यहाँ पे 24 वीक्स की, कि अगर 24 हफ्ते हो गए और उसके बाद यानी 20 हफ्ते से 24 हफ्ते के बीच का टाइम पीरियड है और आप अबॉर्शन चाहते हैं, तो उसके लिए ना फिर एक मेडिकल बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, मेडिकल बोर्ड गठित होती है, और इस मेडिकल बोर्ड में ना आपके दो मेडिकल एक्सपर्ट्स होते हैं, और उनका काम भी ये होता है कि वो आपको एग्जामिन करें फिजिकली आप ठीक हैं या नहीं, आप मेंटली ठीक हैं या नहीं, या फीटल आपका जो जहाँ पे बेबी रहता है वो ठीक है नहीं। अगर कोर्ट को मेडिकल बोर्ड को लगता है कि अबॉर्शन से उसको खतरा हो सकता है तो वो मना कर देंगे, और अगर लगता है कि अबॉर्शन ज़रूरी है तो वो अलाउ कर देंगे। ठीक, ये दो कंडीशंस होती हैं, एक होती है 20 वीक्स की, एक होती है 24 वीक्स की। अब यहाँ पे क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि अगर इन केस 24 वीक्स के बाद कोई वुमेन आती है, कोई लड़की आती है, किस लिए कि मुझे अबॉर्शन करवाना है, अभी कंडीशन क्या थी 20 वीक्स की या फिर 20 से लेकर 24 वीक्स की, अब 24 वीक्स के बाद अगर कोई आता है कि मुझे अबॉर्शन करवाना है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी कोर्ट ने यही बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि आपको दोबारा से वो तीनों चेक करने हैं, आपको ये भी देखना है कि वो फिजिकल फिट है या नहीं, आपको ये भी देखना है मेंटली फिट है या नहीं, और साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि फीटल उसकी एबनॉर्मलिटी यानी फीटल कंडीशन ठीक है या नहीं। यहाँ पे क्या हुआ, मेडिकल बोर्ड गठित हुआ, मेडिकल बोर्ड में 2 एक्सपर्ट्स थे, दोनों एक्सपर्ट्स ने क्या करा, सिर्फ और सिर्फ ये जो 2 कंडीशंस थी ना, ये जो 3 कंडीशंस थी, फिजिकल वाली, मेंटल वाली, फीटल वाली, उन्होंने क्या करा, सिर्फ फीटल एबनॉर्मलिटी पे अपनी रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करी, इन 2 के बारे में कोई बात ही नहीं करी। जब ये बात सुप्रीम कोर्ट में पहुंची तो उन्होंने यानी कि मेडिकल बोर्ड ने बोला कि साहब एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में सिर्फ और सिर्फ 2 कंडीशंस के बारे में बात करी गई है कि 20 साल के अंदर अंदर कोई अबॉर्शन कराना चाहती है या 20 से 24 हफ्ते के अंदर अबॉर्शन कराना चाहती है, बट यहाँ पे जो कंडीशन थी वो कंडीशन थी
24 वीक्स के बाद, तो ये तो हमें पता है कि अगर कोई लड़की 24 वीक्स के बाद अबॉर्शन कराना चाहती है तो हम अलाउ नहीं करेंगे। तो जब हमें अलाउ नहीं करना तो हमने सिर्फ और सिर्फ इस वाली कंडीशन पे अपनी रिपोर्ट आपके सामने पेश करी, इस 2 कंडीशन पे हमने करी ही नहीं। तो कोर्ट ने उनको डांट फटकार लगाई कि ये क्या बात हुई। कहीं ना कहीं किसी लॉ में हर एक थोड़ी सी गुंजाइश जरूर होती है, एक एक्सेप्शन जरूर होता है। अब ये जो केस था, ये केस एक्सेप्शन में फॉलो हो रहा था, क्योंकि एक लड़की थी जिसका हुआ था रेप, उस रेप से वो हो गई थी प्रेग्नेंट, और काफ़ी टाइम निकल गया था, आई गेस 5 to 6 मंथ्स निकल गए थे, उस प्रेगनेंसी के बारे में पता नहीं चला। जब बाद में पता चला और कोर्ट में केस चलता रहा तो 24 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके थे। अब वो लड़की कोर्ट से डिमांड करी थी कि मुझे बेबी पैदा नहीं करना है, मुझे अबॉर्शन कराना है। ठीक, उस कंडीशन में इन्होंने क्या करा था, जो मेडिकल बोर्ड थे, फिजिकल फिटनेस के बारे में कोई एग्जामिनेशन नहीं करा, उसकी मेंटल हेल्थ कैसी है, क्या वो बेबी को डिलीवर करना चाहती है, नहीं, ऑब्वियसली नहीं चाहेगी क्योंकि उसका हुआ था रेप। ठीक, इन 2 चीज़ों पे उसका एग्जामिनेशन नहीं हुआ, सिर्फ किस चीज़ पे हुआ था, फीटल नॉर्मेलिटी पे। तो कोर्ट ने बोला कि ये जो एक्ट है एमटीपी का, उसका उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि हमें सिर्फ अबॉर्शन कब कराना चाहिए कब नहीं, उसका उद्देश्य है कि वुमेन की फिजिकल हेल्थ, उसकी मेंटल हेल्थ के साथ उसकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए उसकी अबॉर्शन हमें करवाना चाहिए या नहीं। अब यहाँ पे जो केस था 24 हफ्ते के बाद आया है, भले ही एक एक्सेप्शन है, बट हर एक लॉ का एक्सेप्शन होता है, टर्म्स उसके फैक्ट्स और कंडीशंस, फैक्ट्स उसके फैक्ट्स पे डिपेंड करता है केस। अब यहाँ पे जब 24 हफ्ते के बाद ये केस आया है, और वो जो रेप्ड गर्ल है, जो नहीं चाहती कि मेरा ये जो बच्चा ये बाहर आए, डिलीवरी होए, वो चाहती है अबॉर्शन हो, तो ये केस हमारा कहाँ पे फॉल करता है, ये फॉल करता है एक्सेप्शन पे। ठीक, बट एक्सेप्शन पे फॉल करता है तो उसके लिए हमें डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए, एविडेंसेस भी चाहिए। अब खाली इस कंडीशन पे थोड़ी ना हम इसको एज ए एक्सेप्शन ट्रीट कर लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि आपको अपनी जो रिपोर्ट थी उसमें इस कंडीशन के बारे में बताने के साथ साथ उसकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के बारे में भी कोर्ट में बताना है, तभी तो कोर्ट इस नतीजे पहुंचेगी कि क्या ये केस एक्सेप्शन में फॉल कर भी रहा है या नहीं कर रहा। ठीक, तो आइए एक बार दोबारा से इसका जजमेंट को पढ़ते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट मेडिकल बोर्ड्स मस्ट डिस्क्लोज द फिजिकल एंड मेडिकल हेल्थ स्टेटस, कि बोर्ड को उसके फिजिकल और मेडिकल हेल्थ स्टेटस को जरूर अपनी रिपोर्ट में डिस्क्लोज करनी चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ वेदर द प्रेगनेंसी इज बियॉन्ड 24 आवर्स। इस बात से कोई भी मतलब नहीं है कि जो प्रेगनेंसी है वो 24 वीक की ज़्यादा हो चुकी है, नहीं। आपका जो काम है, आपका काम है फिजिकली और मेंटली उसका एग्जामिनेशन करें, और साथ ही साथ फीटल नॉर्मेलिटी का भी करें, एंड रिगार्डलेस ऑफ एनी एब्सेंस ऑफ फीटल एबनॉर्मेलिटी। ठीक, इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात बोली है, द सुप्रीम कोर्ट हैज रेज कंसर्न्स अबाउट द एनटीपी एक्ट permitting abortion after 24 weeks in case of fetal abnormality while not allowing the same for pregnancies resulting from minors rape। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ठीक है, एमटीपी एक्ट के अंदर अगर कोई 24 हफ्ते के बाद आ रहा है तो वो केस एक एक्सेप्शन में फॉल करेगा। ठीक, और एक्सेप्शन में फॉल करने की वजह से हम उसको अलाउ कर देंगे कि ठीक है आप अबॉर्शन करा सकते हैं। बट एमटीपी एक्ट में ये कोई भी ग्राउंड नहीं दे रखा कि अगर किसी माइनर लड़की के साथ रेप हो जाता है, वो अबॉर्शन कराना चाहती है, तो ये भी एक ग्राउंड बन सकता है उसके अबॉर्शन का। ये एमटीपी एक्ट में नहीं दे रखा, और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर एक कंसर्न जताया कि आपको इस यानी कि इनडायरेक्टली पार्लियामेंट से बोला है कि आपको इस मैटर से रिलेटेड भी एमटीपी एक्ट में बताना चाहिए कि इसका क्या एक सॉल्यूशन निकलेगा। नेक्स्ट अपना जजमेंट है C. Ganesh Narayan and others versus State of Karnataka. The Karnataka High Court has ruled that pepper spray constitutes a dangerous weapon and cannot be utilized for private defense unless there is an imminent threat or danger posed to life. अब यहाँ पे क्या हुआ था, 2 पार्टीज थी, A वर्सेस B। अब इनके बीच में प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट था। ठीक, अब डिस्प्यूट कोर्ट में पहुंचा और वहाँ पे इंजंक्शन भी ले लिया पार्टी ने कि इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड अब आगे कुछ भी नहीं होगा, आप सेल आउट नहीं कर सकते, आप उसको लीज पे नहीं दे सकते, किराए पे नहीं दे सकते। ठीक, यानी कि वही लिस्पेंडेंस वाली बात आ गई। अब क्या हुआ, जब एक पार्टी ने इंजंक्शन ले लिया प्रॉपर्टी से रिलेटेड, बाद में कुछ समय बाद जिस पार्टी के अगेंस्ट इंजंक्शन लिया है उस पार्टी ने उस इंजंक्शन को फॉलो नहीं करा, उस इंजंक्शन को माना नहीं और उस प्रॉपर्टी को लीज पे चढ़ा दिया, यानी किराए पे चढ़ा दिया।
हुआ क्या, जब किराए पे चढ़ा दिया तो दोनों पार्टीज के बीच में हो गया झगड़ा। जो ए वर्सेस बी का केस चल रहा था, अब जब बी ने इस प्रॉपर्टी को लीज पे चढ़ा दिया तो ए वर्सेस बी का एक आमने सामने खड़े थे, बात कर रहे थे, बात करते करते हीट ऑफ द मूवमेंट हुआ और दोनों पार्टीज में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया। ए के साथ उनकी वाइफ भी थी, ठीक, लड़ाई झगड़ा हुआ। अब वाइफ ने क्या करा, अपने पर्स में पेपर स्प्रे रखा था, पेपर स्प्रे आप जानते हैं, ठीक, तो वाइफ के पर्स में रखा था पेपर स्प्रे, और वाइफ ने क्या करा, अपना पेपर स्प्रे निकाला और बी की आंखों में या फेस पे वो पेपर स्प्रे कर दिया। बी इंजर्ड हुआ, बी ने अपना केस फाइल करा कोर्ट में। तो ए और बी ने क्या डिफेंस लिया, उन्होंने बोला कि सर हमने जो पेपर स्प्रे किया है वो प्राइवेट डिफेंस में किया है क्योंकि हमें अपनी जान को खतरा था। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, यहाँ पे कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्या बोला, पेपर स्प्रे कॉन्स्टिट्यूट्स ए डेंजरस वेपन, यानी कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने ये जो पेपर स्प्रे है इसको क्या माना, ये एक डेंजरस वेपन है, क्योंकि पेपर स्प्रे से केमिकल्स निकलते हैं, वो केमिकल्स आपको कहीं ना कहीं हार्म कर सकते हैं, इवन आंख में चला जाए तो आपको अंधा भी कर सकता है। तो यहाँ पे कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये बोला है कि जो वो पेपर स्प्रे है वो एक डेंजरस वेपन है और उसको हम एज अ प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल, जब तक कि अगर आपको ये लगता है कि अगर मैंने ये वाला पेपर स्प्रे यूज नहीं किया तो मेरी जान जा सकती है, यानी मेरे जान को खतरा हो सकता है। अगर ऐसी कंडीशन जब तक नहीं आती, आप तब तक पेपर स्प्रे को एज अ वेपन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि पेपर स्प्रे एक डेंजरस वेपन है। ठीक, यहाँ पे कर्नाटक हाई कोर्ट का ये जजमेंट था। नेक्स्ट अपना जजमेंट है गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, यानी कि एक ट्रिब्यूनल है जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। इसके प्रेसिडेंट पहली बार, इस वाले ट्रिब्यूनल के फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं और वो भी रिटायर्ड जस्टिस हैं जिनका नाम है संजय मिश्रा। तो प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन सकता है कि GSTAT जिसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, यानी कि यहाँ पे अपील जारी है, ठीक, इस ट्रिब्यूनल के प्रेसिडेंट कौन है, रिटायर्ड जस्टिस संजय मिश्रा। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स थे। आई होप आपको ये जजमेंट समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।